द डीप डाइव के इस खास चर्चा में स्वागत है। हम्म। आज की हमारी ये गहरी चर्चा उन सोर्सेज और नोट्स पर आधारित है जो हमारी रोजमर्रा की डिजिटल सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमते हैं। बिल्कुल। तो आज हम जिन नोट्स को खंगालने जा रहे हैं उनका शीर्षक है डे 18 सिम स्वैप फ्रॉड। हाँ, ये बहुत ही गंभीर विषय है। एकदम। और शो की शुरुआत करने से पहले जरा एक पल के लिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। मतलब सोचिए क्या होगा अगर किसी का फोन चोरी न हो, वो एकदम सुरक्षित रूप से जेब में हो या हाथ में ही हो, स्क्रीन पर कोई अजीब सा वायरस भी न दिखे, लेकिन फिर भी उस इंसान का पूरा डिजिटल जीवन, उसके बैंक खाते और उसकी पूरी पहचान कोई और चुरा ले। सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है। वही तो, ये किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन इन नोट्स को पढ़ने के बाद ये साफ हो जाता है कि आज की डिजिटल दुनिया में ये एक बहुत ही कड़वी और चौंकाने वाली सच्चाई है। देखिए, इस विषय की गंभीरता को समझना आज के समय में तकनीकी दुनिया से जुड़े हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। आज के हमारे इस विश्लेषण का मिशन ही यही है कि हम बिना किसी भारी या उलझाने वाली तकनीकी भाषा का इस्तेमाल किए इस खतरे के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को डिकोड करें। मतलब कोई जागन नहीं। बिल्कुल नहीं। हम उन बारीक सुरागों को समझेंगे जो अक्सर हमारी नजरों से बच जाते हैं, और ये कोई ऐसा खतरा नहीं है जो केवल बड़े बड़े कॉरपोरेशंस पर मंडराता है। हाँ, ये आम लोगों के साथ हो रहा है। सही कहा। हमारी कोशिश यही है कि इस चर्चा के अंत तक इस फ्रॉड के काम करने का तरीका और इसके बचाव के उपाय पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएं। चलिए इन बातों को थोड़ा विस्तार से खोलते हैं और सबसे पहले इस बुनियादी कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं कि आखिर ये सिम स्वैप फ्रॉड काम कैसे करता है। हाँ, ये समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर जब हम फ्रॉड या हैक शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? वही डार्क रूम और कोडिंग। बिल्कुल। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अंधेरे कमरे में कंप्यूटर पर बैठकर कुछ जटिल कोडिंग कर रहा हो, जो हमारे फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन हमारे नोट्स एक बहुत ही अलग कहानी बयां करते हैं। इसमें फोन हैक होता ही नहीं है। यही इस पूरे अपराध की सबसे डरावनी सच्चाई है। इस फ्रॉड में हमलावर डिवाइस को बिल्कुल भी नहीं छूता। उसे फोन के पासवर्ड या फेस आईडी से कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय वो सीधा आपकी टेलीकॉम कंपनी के सिस्टम को और वहां काम करने वाले लोगों को धोखा देता है। मतलब इंसानों को धोखा दे रहा है, मशीनों को नहीं। एकदम सही। इसे ऐसे समझिए कि कोई अनजान व्यक्ति मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है, कस्टमर केयर को कॉल करके, हाँ, या तो फोन के जरिए या किसी फिजिकल स्टोर पर जाकर, और किसी तरह उन्हें ये यकीन दिला देता है कि वो असली ग्राहक है। और ये यकीन दिलाना इतना आसान कैसे हो जाता है? मतलब कोई भी जाके कैसे कह सकता है कि मैं वो इंसान हूं? यही पर वो तकनीक आती है। हमारे नोट्स में एक शब्द बार बार आ रहा है, सोशल इंजीनियरिंग। हाँ, सोशल इंजीनियरिंग। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो इसका मतलब कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग को हैक करना है। बिल्कुल। यानी भावनाओं से खेलना या किसी को अपनी बातों के जाल में फंसाना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोशल इंजीनियरिंग का पूरा आधार ही मानवीय व्यवहार है। हमलावर अक्सर बहुत ही आपातकालीन या भावुक स्थिति का नाटक करते हैं। अच्छा, जैसे कोई इमरजेंसी हो। हाँ, वो स्टोर कर्मचारी से कह सकते हैं कि मेरी माँ अस्पताल में भर्ती हैं, मेरा फोन अभी अभी पानी में गिरकर खराब हो गया है और मुझे तुरंत अपना पुराना नंबर चालू करवाना है, वरना मैं बिल नहीं भर पाऊंगा। बाप रे। तो वो इंसानियत का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। कर्मचारी, जो कि एक इंसान ही है, वो सहानुभूति के चलते या जल्दबाजी में कुछ सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को अनदेखा कर देता है। हमलावर कुछ चुराई हुई बुनियादी जानकारी दिखाता है, जैसे नकली आईडी या कुछ। हाँ, नकली आईडी या डेट ऑफ बर्थ, और टेलीकॉम कंपनी उसी पुराने चालू नंबर को एक नए सिम कार्ड पर ट्रांसफर करने का अनुरोध स्वीकार कर लेती है। और वो नया सिम कार्ड सीधा उस हमलावर के हाथ में आ जाता है। तो मतलब ये किसी के घर का ताला तोड़ने जैसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे ताले बनाने वाले के पास जाकर उसे बेवकूफ बनाकर उस घर की एक नई चाबी बनवाने जैसा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। या यूं कहें कि पोस्ट ऑफिस जाकर घर का पता ही बदलवा देना, ताकि हमारी सारी अहम चिट्ठियां अब किसी अनजान पते पे जाने लगें और पोस्ट ऑफिस वालों को लग रहा है कि वो सही काम कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रासंगिक तुलना है। और यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है, क्या? जैसे ही टेलीकॉम कंपनी उस नंबर को हमलावर के नए सिम पे एक्टिवेट करती है, वैसे ही असली मालिक के फोन में लगा हुआ पुराना सिम कार्ड अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है। उसी वक्त? उसी सेकंड। यानी वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है।
एक पल में बिना किसी चेतावनी के आपका फोन नंबर किसी और के नियंत्रण में चला जाता है। ये सच में एक ऐसा बिंदु है जिस पर गहराई से विचार करना चाहिए, और इसी से हमारे नोट्स का अगला सबसे अहम हिस्सा जुड़ता है। हाँ, नेटवर्क लॉस। बिल्कुल, नेटवर्क का अचानक गायब होना। अक्सर हम देखते हैं कि फोन में सिग्नल नहीं आ रहा है, स्क्रीन पर नो सर्विस या इमरजेंसी कॉल्स ओनली लिखा आ जाता है। अगर हम आम मानवीय प्रतिक्रिया की बात करें तो ज्यादातर लोग ऐसे में क्या करते हैं? लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, हम मौसम को दोष देते हैं, सोचते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर के टावर में कोई तकनीकी खराबी होगी। हम फोन को रीस्टार्ट करते हैं, बालकनी में जाके सिग्नल खोजते हैं, एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करते हैं। बिल्कुल, बस इंतजार करने लगते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य सी बात लगती है। और यही वो सामान्य सी लगने वाली बात है जो सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वो कैसे? तकनीकी रूप से ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। दुनिया भर का टेलीकॉम नेटवर्क एक बहुत ही सख्त नियम पर काम करता है। क्या नियम? एक मोबाइल नंबर एक समय में केवल एक ही सिम कार्ड पर काम कर सकता है। अच्छा। हर सिम के अंदर एक यूनिक चिप होती है। जब वो धोखेबाज आपके नंबर को अपने पास मौजूद नई चिप पर चालू करवाता है तो टेलीकॉम सिस्टम आपके असली सिम को तुरंत नेटवर्क से बाहर फेंक देता है। तो मतलब वो पुराना सिम अब सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा रह गया? एकदम सही। इसीलिए फोन से नेटवर्क अचानक और पूरी तरह गायब हो जाता है। ये कोई मौसम की खराबी नहीं है, ये एक सीधा और स्पष्ट संकेत है कि वो नंबर अब किसी और डिवाइस पर एक्टिव हो चुका है। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही बेहतरीन टाइमलाइन दी गई है जो इस पूरे हमले के दौरान बीतने वाले हर एक मिनट की अहमियत को समझाती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए किसी का नेटवर्क दोपहर के 2 बजे अचानक गायब हो जाता है। वो इंसान सोचता है कि शाम तक नेटवर्क वापस आ जाएगा और वो अपने काम में लग जाता है, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। हाँ, लेकिन ठीक उसी समय बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है? 2:01 पर हमलावर उस नए सिम को अपने फोन में डालता है। अब पीड़ित का नंबर हमलावर के पास है। 2:05 पर हमलावर पीड़ित के बैंक अकाउंट के लॉगिन पेज पर जाता है और वो फॉरगॉट पासवर्ड का विकल्प चुनता है। और यहीं पर पूरी सुरक्षा प्रणाली धराशायी हो जाती है। कैसे? क्योंकि बैंक ये सोचकर कि वो असली खाता धारक की मदद कर रहा है, तुरंत एक ओटीपी भेजता है। वन टाइम पासवर्ड, बिल्कुल। अब क्योंकि नेटवर्क हमलावर के फोन में है तो वो ओटीपी सीधे हमलावर के पास पहुंचता है। हाँ। वो 2:06 पर ओटीपी दर्ज करता है, एक नया पासवर्ड बनाता है और 2:10 तक सारा पैसा दूसरे खातों में ट्रांसफर कर देता है। बस 10 मिनट के अंदर। सोचिए, इस पूरी टाइमलाइन से एक बात साफ है कि सिग्नल जाने को केवल एक तकनीकी खामी मान लेना और आराम से बैठे रहना कितना खतरनाक हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में हर एक मिनट कीमती है। सच कहूं तो हर एक सेकंड। जब नेटवर्क जाता है और लोग उसे हल्के में लेते हैं, उस दौरान हमलावर एक बहुत ही सोची समझी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा होता है। वो सिर्फ बैंक खाते ही नहीं बल्कि जितने भी जरूरी अकाउंट्स हैं उन सभी को खंगाल रहा होता है। इस पूरी चर्चा में बार बार एक चीज का जिक्र आ रहा है जिसने हमारी डिजिटल दुनिया की नींव रखी है। ओटीपी। हाँ, ओटीपी। हम अपनी सुरक्षा के लिए ओटीपी पर कितने ज्यादा निर्भर हो गए हैं। बैंकिंग हो, यूपीआई पेमेंट्स हो, कोई नया अकाउंट बनाना हो या पासवर्ड रीसेट करना हो, सब कुछ एसएमएस पर टिका है। हर चीज के लिए एसएमएस के जरिए एक 6 अंकों का कोड आता है। हमने हमेशा यही माना है कि यह सुरक्षा का एक बहुत मजबूत घेरा है जिसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA कहा जाता है। लोगों को लगता है कि अगर किसी को उनका पासवर्ड पता भी चल जाए तो बिना ओटीपी के वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये सच है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सुरक्षा बढ़ाने के लिए ही बनाया गया था। हाँ। इसका सिद्धांत था कि लॉगिन के लिए 2 चीजें चाहिए। पहली, जो आपको याद है, यानी आपका पासवर्ड, और दूसरी, जो आपके पास है, यानी आपका फोन। लॉजिकल है। लेकिन सिम स्वैप फ्रॉड इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर देता है। जब सिम स्वैप हो जाता है तो बैंक या कोई भी वेबसाइट तो यही समझ रही होती है कि वो उस दूसरे फैक्टर यानी उसी फोन पर ओटीपी भेज रही है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि फोन बदल गया है। बिल्कुल। उन्हें ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि वो सिम अब किसी और के फोन में लग चुका है। तो इसका मतलब है कि हमारी डिजिटल सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार असल में बहुत आसानी से बाईपास हो जाता है। बहुत ही आसानी से। अगर हम इस हमले के पूरे फ्लो को डिकोड करें तो एक सवाल ये उठता है कि हमलावर के पास शुरुआत में ये सारी जानकारी आती कहाँ से है? टेलीकॉम कंपनी को धोखा देने के लिए उसे कम से कम नाम, नंबर और जन्म तिथि तो चाहिए ही। ये जानकारी जुटाना आज के समय में हमलावरों के लिए बहुत आसान हो गया है।
इसे डेटा हार्वेस्टिंग कहते हैं। डेटा हार्वेस्टिंग? हाँ, हो सकता है कि किसी ने सोशल मीडिया पर अपनी जन्म तिथि और फोन नंबर पब्लिक कर रखा हो, जो कि लोग अक्सर करते हैं। या फिर इंटरनेट पर आए दिन होने वाले डेटा लीक्स में जानकारी शामिल हो गई हो, जहां से नाम, पता और कभी-कभी आधार कार्ड या पैन कार्ड की जानकारी भी डार्क वेब पर बिक रही होती है। बाप रे! हमलावर पहले बुनियादी जानकारी जुटाता है, फिर उस जानकारी का इस्तेमाल सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सिम स्वैप करने में करता है। और फिर ओटीपी का खेल शुरू। हाँ, उसके बाद वो अलग-अलग वेबसाइट्स पर लॉगिन की कोशिश करता है, ओटीपी प्राप्त करता है और अंत में सभी अकाउंट्स पर कब्जा कर लेता है। यहाँ पर बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कैसे? जब हम ये देखते हैं कि उनके प्रमुख निशाने यानी मेजर टारगेट्स कौन से होते हैं। हमारे नोट्स में एक बहुत ही स्पष्ट लिस्ट है। सबसे ऊपर जाहिर है बैंक अकाउंट्स और यूपीआई एप्स हैं, क्योंकि वहां सीधा वित्तीय फायदा है। पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इसके अलावा वे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को भी निशाना बनाते हैं। हाँ, क्योंकि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना या वापस लाना लगभग असंभव होता है। सही कहा। सोशल मीडिया अकाउंट्स भी निशाने पर होते हैं ताकि दोस्तों और परिवार वालों से पैसे मांगे जा सकें। लेकिन एक और नाम है जो इस लिस्ट में है, जिसे अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। हमारा ईमेल अकाउंट। अगर हम इस मुद्दे को एक बड़ी पिक्चर के साथ जोड़कर देखें तो असल में ईमेल अकाउंट हैक होना सबसे विनाशकारी स्थिति है। वो कैसे? ईमेल केवल संदेश भेजने का माध्यम नहीं रह गया है। ये आज के समय में हमारे सभी डिजिटल खातों का केंद्र है, हमारी डिजिटल पहचान का आधारभूत स्तंभ है। अगर किसी हमलावर को ईमेल का एक्सेस मिल जाता है तो वो केवल बैंक तक ही सीमित नहीं रहता। वो क्लाउड स्टोरेज, काम के दस्तावेजों, निजी फोटोग्राफ्स और यहां तक कि निवेश खातों तक भी पहुंच सकता है। इस बात को ऐसे भी देख सकते हैं कि ईमेल एक मास्टर की तरह काम करता है। मास्टर की, बिल्कुल। अगर कोई किसी भी वेबसाइट का पासवर्ड भूल जाता है तो पासवर्ड रीसेट करने का लिंक कहाँ आता है? ईमेल पर ही आता है। तो अगर हमलावर ने सिम स्वैप के जरिए ईमेल का एक्सेस ले लिया तो वो इंटरनेट पर मौजूद हर उस अकाउंट का पासवर्ड बदल सकता है जो उस ईमेल से जुड़ा है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो किसी को भी सतर्क कर दे। इसीलिए हमें उन चेतावनी के संकेतों यानी वार्निंग साइंस को बहुत ही स्पष्ट रूप से पहचानने की जरूरत है। बिल्कुल। इन संकेतों को समझना ही बचाव की पहली पंक्ति है। पहला संकेत हमने विस्तार से समझा, नेटवर्क का जाना। हाँ, अचानक मोबाइल नेटवर्क का चला जाना, खासकर तब जब कोई ऐसे इलाके में हो जहां हमेशा अच्छा नेटवर्क रहता हो और आसपास मौजूद बाकी लोगों के फोन में नेटवर्क आ रहा हो। और दूसरा संकेत? दूसरा संकेत है एसएमएस और कॉल्स का आना अचानक पूरी तरह से बंद हो जाना, भले ही वाईफाई चल रहा हो। और तीसरा अहम संकेत जो नोट्स में उभर कर आता है, मान लीजिए लैपटॉप पर वाईफाई के जरिए ईमेल आना कि आपके नए सिम की एक्टिवेशन रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है। हाँ, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। या फिर ये मैसेज आना कि आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक बदल दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ किया ही ना हो। बिल्कुल। और अगर बैंक के अलर्ट्स ईमेल पर चालू हैं तो अनजाने लॉगिन के नोटिफिकेशंस आना। ये सारे संकेत वित्तीय नुकसान होने से ठीक पहले नजर आते हैं। इन संकेतों को देखने के बाद जो समय बचता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए सही समय पर सही कदम उठाना ही बड़े नुकसान से बचा सकता है। इसी बात पर आते हैं हमारी सुरक्षा के नियमों पर। हमारे नोट्स में एक बहुत ही अहम नियम दिया गया है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या है वो नियम? नेटवर्क गया मतलब अलर्ट मोड ऑन। बहुत सही। फोन से सिग्नल जाना अब सिर्फ एक झल्लाहट वाली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तुरंत कार्रवाई करने का संकेत होना चाहिए। एकदम सही बात है। अगर हम बचाव के कदमों या एक्शन प्लान की बात करें तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट और तेज एक्शन प्लान होना चाहिए। पहला कदम, जैसे ही नेटवर्क जाए तुरंत फोन को रीस्टार्ट करें। क्योंकि कई बार वो सच में कोई छोटी तकनीकी समस्या हो सकती है। हाँ, अगर रीस्टार्ट करने के बाद भी नेटवर्क नहीं आता है तो दूसरा कदम उठाएं। तुरंत अपना सिम कार्ड निकालें और किसी दूसरे फोन में डालकर चेक करें। इस दूसरे कदम का तर्क बहुत साफ है। अगर दूसरे फोन में भी सिम नहीं चल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि दिक्कत फोन के हार्डवेयर या एंटीना में नहीं है, बल्कि नंबर में ही है। बिल्कुल। नंबर को नेटवर्क से काट दिया गया है। ऐसे में बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए तीसरे कदम की ओर बढ़ना चाहिए। एकदम सही विश्लेषण है आपका। तीसरा कदम है किसी दोस्त, सहकर्मी या परिवार वाले के फोन से यानी किसी दूसरे नंबर से तुरंत टेलीकॉम प्रोवाइडर के कस्टमर केयर को कॉल करें।
चौथा कदम, कस्टमर केयर से गोलमोल बातें करने के बजाय उनसे सीधे और साफ शब्दों में पूछें कि क्या पिछले कुछ घंटों में उस नंबर पर कोई सिम स्वैप या सिम रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट डाली गई है। और अगर उनका जवाब हाँ है तो? अगर उनका जवाब हाँ है या वो कहते हैं कि सिम किसी और स्टोर से एक्टिवेट किया गया है, तो पांचवा और सबसे जरूरी कदम उठाएं। क्या? तुरंत दूसरे डिवाइस से या वाईफाई के जरिए बैंकिंग एप्स को लॉक करें। बैंक के कस्टमर केयर को फोन करें और उन्हें सूचित करें कि सिम स्वैप फ्रॉड हुआ है। उनसे कहें कि खाते से होने वाले सभी लेनदेन को तुरंत रोक दें। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या हमें भविष्य को लेकर हमेशा इस डर में जीना होगा कि पता नहीं कब फोन का नेटवर्क चला जाए और सुरक्षा में सेंध लग जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जा सकते हैं जो हमलावर के लिए इस पूरी प्रक्रिया को ही नामुमकिन बना दें? बचाव के अलावा सबसे अच्छी रणनीति है पहले से की गई तैयारी। हमारे नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यानी अतिरिक्त सुरक्षा के उपाय भी बताए गए हैं। वो क्या है? और इसमें सबसे पहला और सबसे मजबूत उपाय है SMS OTP पर अपनी निर्भरता को जहां तक हो सके कम करना। SMS कम करना? हाँ, ये समझना होगा कि SMS को कभी भी सुरक्षा के नजरिए से नहीं बनाया गया था। ये केवल संदेश भेजने का एक साधन था। तो SMS का विकल्प क्या है? जहां भी संभव हो SMS की जगह ऐप आधारित ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। अच्छा, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर। हाँ, गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर या ऑथी जैसे ऐप्स। ये कैसे काम करता है और ये SMS से बेहतर कैसे है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। ऑथेंटिकेटर ऐप्स फोन के हार्डवेयर के अंदर ही हर 30 सेकंड में एक नया कोड या टोकन जनरेट करते हैं। मतलब इंटरनेट की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। ये कोड इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के जरिए कहीं से भेजा नहीं जाता। ये पूरी तरह से ऑफलाइन काम करता है। ओह, तो नेटवर्क जाए या रहे इससे फर्क नहीं पड़ता? एकदम सही। इसलिए अगर कोई सिम स्वैप भी कर ले और वो फोन नंबर अपने फोन में चालू भी कर ले, तो भी उसे वो 6 अंकों का ऑथेंटिकेटर कोड नहीं मिलेगा। क्योंकि वो कोड तो सिर्फ मेरे असली फोन के अंदर ही मौजूद है। बिल्कुल। ये सिम स्वैप फ्रॉड के खिलाफ सबसे अचूक हथियारों में से एक है। ये तकनीक सच में सुरक्षा का एक नया और मजबूत स्तर जोड़ देती है। इसके अलावा एक और उपाय जिसका जिक्र नोट्स में है, वो सीधा टेलीकॉम कंपनी से जुड़ा है। हम अपनी टेलीकॉम कंपनी के साथ भी एक अतिरिक्त सुरक्षा घेरा बना सकते हैं, जिसे सिम स्वैप पिन कहा जाता है। हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसका मतलब ये है कि कस्टमर केयर को कॉल करके अपने खाते पर एक सीक्रेट पिन सेट करवाया जा सकता है। भविष्य में जब भी कोई उस नंबर का नया सिम निकलवाने जाएगा, तो टेलीकॉम कर्मचारी को सबसे पहले वो सीक्रेट पिन बताना होगा। बिल्कुल। अगर हमलावर सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर भी ले, तो बिना उस पिन के सिस्टम उसे नया सिम जारी ही नहीं करेगा। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। हालांकि सभी टेलीकॉम कंपनियां इसे डिफॉल्ट रूप से ऑफर नहीं करती, इसलिए ग्राहकों को खुद आगे बढ़कर इसकी मांग करनी चाहिए। सही बात है। इसके साथ ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे जन्म तिथि, फोन नंबर या अपनी माता का नाम, जो अक्सर सुरक्षा प्रश्नों में पूछा जाता है, उसे सोशल मीडिया जैसे सार्वजनिक मंचों पर शेयर करने से बचना चाहिए। हाँ, लोग बहुत आसानी से ये सब पब्लिक कर देते हैं। और हमेशा सुनिश्चित करें कि बैंक और जरूरी अकाउंट्स के सुरक्षा अलर्ट्स न केवल SMS पर बल्कि ईमेल ID पर भी आते हों, ताकि सिम बंद होने की स्थिति में भी वाईफाई के जरिए अलर्ट मिल सकें। तो चलिए आज के इस पूरे और गहरे विश्लेषण से कुछ मुख्य निष्कर्ष यानी की टेकअवेज निकालते हैं। आज जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि तकनीकी दुनिया में हैकिंग हमेशा मशीनों की नहीं होती। सही कहा। कई बार ये इंसानी विश्वास की हैकिंग होती है। हमलावरों को फोन हैक करने के लिए किसी बड़े सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। वे बस सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और फोन नंबर चुरा लेते हैं। डिवाइस हाथ में पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, लेकिन डिजिटल पहचान किसी और के हाथ में चली जाती है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि एक बार जब नंबर पर हमलावर का कब्जा हो जाता है, तो OTP उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। हाँ, और OTP ही हमारे सारे डिजिटल अकाउंट्स की चाबी हैं। जो इस चाबी को नियंत्रित करता है, वही वित्तीय और डिजिटल जीवन को नियंत्रित करता है। हमने जो नोट्स आज खंगाले, उन्होंने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम एक ऐसी तकनीक यानी SMS पर कितना ज्यादा भरोसा करते हैं, जो मूल रूप से कभी सुरक्षित थी ही नहीं। इससे एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो तकनीकी क्षेत्र के नीति निर्माताओं और हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। वो विचार क्या है? यदि हमारे फोन नंबर को केवल कुछ ट्रिक्स, थोड़ी सी जानकारी और बातचीत के जरिए इतनी आसानी से हाईजैक किया जा सकता है,
तो क्या बैंकिंग और पूरी ऑनलाइन सुरक्षा के लिए फोन नंबर और एसएमएस को प्राथमिक डिजिटल पहचान मानना आज के समय में समझदारी है? ये तो सोचने वाली बात है। आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं एक ऐसे सिस्टम पर टिकी हैं जो आसानी से भेदा जा सकता है। क्या अब वो समय आ गया है जब दुनिया को एसएमएस आधारित सुरक्षा को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए? क्या हमें किसी नई, अधिक सुरक्षित और अभेद्य डिजिटल पहचान प्रणाली की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, जो सिर्फ एक मामूली सिम कार्ड पर निर्भर ना हो? ये सच में एक बहुत ही गहरा और उत्तेजक विचार है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां फोन नंबर सिर्फ बात करने के लिए रह जाएंगे और हमारी डिजिटल पहचान किसी पूरी तरह से नई और सुरक्षित तकनीक पर आधारित होगी? ऐसा होना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस विश्लेषण के बाद भी गूंजता रहेगा। अपनी डिजिटल पहचान को लेकर सतर्क रहें, ऑथेंटिकेटर ऐप्स जैसे नए सुरक्षा उपाय अपनाएं और हमेशा याद रखें, हाइफेन नेटवर्क गया मतलब अलर्ट मोड ऑन। बिल्कुल, अलर्ट मोड ऑन। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव का समापन करते हैं। सुरक्षित रहें और तकनीक के इस दौर में हमेशा जागरूक रहें।